हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग AS11 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो हमारे ICAI का स्टडी मटेरियल और जो पहले चलता था प्रैक्टिस मैनुअल उस पर बेस्ड है। तो प्लीज इसको आप जरूर करके जाएं क्योंकि आप मान के चलिए कि मोर लेस आपका जो क्वेश्चन है या तो इन्हीं में से आया जाएगा या इनके जैसा ही आएगा। ठीक है, इसमें देखिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन अच्छा है। मेरे पास पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, देखिए 80 पे। The following are the indication that a foreign operation is a non-integral foreign operation rather than an integral। यानी कि ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी कि भाई ये जो ब्रांच है नॉन इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या उसमें देखिए। While the reporting enterprises may control the foreign operation, the activity of the foreign operation are carried out with a significant degree of autonomy फ्रॉम दोज ऑफ रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में भी नाइके का और पेज इंडस्ट्री का। पेज इंडस्ट्री ने 60% नाइके में खरीदेगा, लेकिन वो उनकी डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्टेड नहीं करता है। पूरी ऑटोनॉमी आपने देखी है। ट्रांजैक्शन विद द रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस आर नॉट हाई प्रोपोर्शनेट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटी। ठीक है, ये सेकंड इंडिकेशन है हमारा। कह रहे जो रिपोर्टिंग इंटरप्राइज है उसके साथ आपके बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं है। The activity of foreign operation are financed mainly from its own operation or local borrowing rather than from reporting enterprises। तो जैसे नाइकी है वो यूएसए में अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको जो भी पैसे की जरूरत होती है, बोरिंग वगैरह होती है, वो वही यहीं से करते हैं। यहाँ का इंडिया का जो पेज इंडस्ट्री है वो उनको वहां पे पैसा नहीं भेजता है। ठीक है, देखिए ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ हमारी फर्स्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट है वहां मैंने एग्जांपल दिया था, उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। उस एग्जांपल के हिसाब से पेज इंडस्ट्री था हमारा होल्डिंग कंपनी, नाइके है हमारा सब्सिडरी कंपनी। चलिए फिर आगे। Cost of labor, material, other component of the foreign operation, product or services are primarily paid or settled in the local currency rather than in the reporting currency। तो भाई देखो, जैसे आपने वो जो नाइके का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपके वहाँ शोरूम में जितने भी लोग काम करते हैं या जो भी उसके रेलिवेंट एक्सपेंस हैं, उन सबका पेमेंट आप डॉलर्स में करते हैं। इंडियन रुपीज वहाँ भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना खर्चा खुद ही चलाते रहते हैं। The foreign operation sale are mainly in currency other than reporting currency। यानी कि नाइकी के शोरूम पे जो ज्यादातर गुड्स बिकता है वो इंडियन करेंसी के अलावा दूसरी करेंसी का बिकता है। ठीक है, तो इससे भी हमको पता लगेगा। Cash flow of the reporting enterprises are insulated from the day-to-day activity of the foreign operation rather than being directly affected by the activity of the foreign operation। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि भाई हमारे पास जो हमारा रिपोर्टिंग करेंसी है, यानी कि हमारा जो हेड ऑफिस है, यानी कि हमारा जो कंपनी, कौन सी कंपनी मैंने बताई थी, पेज इंडस्ट्री है, वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है ना। उन्होंने उनको फ्री छोड़ रखा है काम करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। Sales price for the foreign operation product are not primarily responsive on a short-term basis to change in exchange rate, but are determined more by the local competition or local government regulation। यानी कि वहाँ के प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो लोकल मार्केट से चलते हैं। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट रूल से चलते हैं, ना कि इंडिया के यहाँ से। There is an active local sale market for foreign operation product, although there also might be significant amount of export। तो भले ही वो आपकी ब्रांचेस अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती हूँ, लेकिन उनके प्रोडक्ट की एक लोकल डिमांड बहुत अच्छी वहां पे होनी चाहिए। अगर इस तरह के इंडिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं बच्चों, तो ध्यान रखें ये एक नॉन इंटीग्रल ब्रांच है। ये थ्योरी में कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिक क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कलीम लिमिटेड बोरो $4,50,000, ठीक है, on 1/1/16 which will be repaid as on 31st March 16। ठीक है, 6 महीने बाद पे करेंगे। कलीम लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31st मार्च, तो बीच में 31st मार्च आ गया। रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द रिपोर्टिंग करेंसी INR का मतलब इंडियन नेशनल रुपीज और ये $। ठीक है, ऑन डिफरेंट डेट। देखिए सबसे पहले 1 जनवरी यानी कि जिस दिन आपने लोन लिया, तो सर जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन आपकी करेंसी का रेट कितना है? सर उस दिन तो हमारी करेंसी का रेट है 48। तो 48 को मल्टीप्लाई करें,
ये आ रहा है 21,60,000। तो जिस दिन आपने लोन लिया तो उस दिन हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट 21,60,000 से फर्स्ट एंट्री तो ये बनेगी। देखिए बेटा 31 मार्च को क्या हुआ, एक्सचेंज में कितना डिफरेंस आया है सर, ₹1 का डिफरेंस हमारे एक्सचेंज में आया है। क्या करें अब सर, एक्सचेंज में डिफरेंस आया, देखो ये आपके लिए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सर ये हमारे लिए एक तरह का लॉस ही हुआ, क्योंकि देखा जाए तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा ना आपका। तो देखिए 31 मार्च को अगर मैं बात करूं तो ₹1 मल्टीप्लाई कितने का लोन लिया आपने, $4,50,000 का लोन लिया है, तो 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए के लिए आप एंट्री करेंगे फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, ठीक है, कितना 4.5 लाख रुपए। और जब देखिए 31 मार्च 16 को 31 जुलाई सेटलमेंट डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं 49.5, तो देखो रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च को तो हमने 49 तक का लॉस, ₹1 का लॉस कवर कर लिया था, मतलब रिकॉर्ड कर लिया था। सर ये 50 पैसे का लॉस तो और आ गया, 50 पैसे का, तो 50 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 से, तो कितना आएगा, 2,25,000 रुपए आएगा। 31 जुलाई जो है वो आपका सेटलमेंट डेट है, तो इस दिन जब आप लोन का रीपेमेंट करेंगे तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे फॉरेन लोन अकाउंट डेबिट, है ना, जो 31 मार्च तक का आ जाएगा। फिर आपका फॉरेन करेंसी डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फॉरेन करेंसी डिफरेंस में कितना पैसा आएगा सर, 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 4,50,000, यानी कि फॉरेन करेंसी डिफरेंस में आएगा 2.25 लाख रुपए। लोन में कितना आएगा, देखिए जब आपने लोन लिया था तब वो 21,60,000 का था, प्लस 4.5 लाख का डिफरेंस आपने और जोड़ दिया था 31 मार्च को, तो 22 लाख, नो इट्स 2,20,50,000 ये आएगा फॉरेन लोन अकाउंट में। चलिए तो अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं इसका। देखो बेटा जिस दिन आपने लोन लिया, हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन 2,16,00,000, ठीक है। फिर 31 मार्च को डिफरेंस आ रहा है वो, है ना, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है वो एक्सचेंज रेट हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच गया था सर, ये ना 48 से 14, ₹1 पर डॉलर बढ़ गया था, 4.5 लाख रुपए का लॉस। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट 4,50,000, ठीक है। और फिर जब आपने रीपेमेंट करा है जुलाई में, तो उसकी एंट्री इट्स फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट डेबिट, है ना, ये 50 पैसे का डिफरेंस है ना, जो आपका 31 जुलाई और 31 मार्च के बीच का है। फॉरेन लोन 2,16,00,000 का पहले था, 450 आपने और जोड़ दिया, 2,20,50,000 और टू बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा। ये काम हुआ है हमारा इस तरीके से। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ये 2 बार आया क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी लिमिटेड परचेज एन इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स खरीदा है, चेक करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो 46A अप्लाई करें, चाहे तो नहीं करें। अप्लाई करेंगे तो एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो P&L में ले जाएंगे, ठीक है। हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं। 24 लाख रुपए का एक लिया आपने ऑन 1 अप्रैल 15, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है सर, आगे हमारे पास लिखा हुआ है एंड द सेम डे द सेम वाज फुली फिनांस बाय फॉरेन करेंसी लोन लिया आपने डॉलर में, पेबल इन 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक्सचेंज रेट उस दिन कितना था, $1 इक्वल टू 60 रुपीज, ठीक है। एंड 62.5 ऑन 1 अप्रैल 15 एंड 31 मार्च 15, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करा है आपने 31 मार्च 16 को। द एंटायर डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज हैज बीन कैपिटलाइज, डिफरेंस हैज बीन कैपिटलाइज कर दिया आपने। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड फॉर, कि भाई ये जो हमारे ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग कैसे करना चाहिए। देखो उन्होंने तो डायरेक्ट ही कैपिटलाइज कर दिया है ना, डायरेक्ट कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए था, आपको दोनों ऑप्शन बताने चाहिए। चलिए तो मैं आपको बताता हूं। देखिए आपने वो जो लोन लिया है वो कितने का है, मेरे ख्याल से 24 लाख का है, और उस दिन एक्सचेंज रेट आपका है 60 रुपीज, तो कितना हो जाएगा, ये लोन आपके ऊपर हो जाएगा $40,000 का आपने लोन उठाया, कब, 1 अप्रैल 15 को। लेकिन 31 मार्च 16 को क्या हो गया सर, वो जो डॉलर था ना, वो $1 इक्वल टू 62.5 हो गया। क्या करें,
बेटा ₹2.5 पर डॉलर लॉस है, हाँ सर बिल्कुल है। तो 2.5 रुपीज पर डॉलर कितने का लॉस सर? $40,000 का लॉस है। बेटा टोटल लॉस कितना आया सर? टोटल लॉस हमारा 1 लाख रुपीज का आया। अब यार ये 1 लाख रुपीज का ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? तो समझिए आप 1 लाख रुपीज के 2 ट्रीटमेंट आपके पास अवेलेबल है। अगर आप 46A को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये जाएगा ट्रांसफर टू P&L में 1 लाख रुपए, और आपकी एसेट्स की कॉस्ट जो है वो 24 लाख की रहेगी, डे पे उस पर चलता रहेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप 46A को अडॉप्ट करना चाहते हैं, देखो आपकी एसेट्स कितने की थी? 24 लाख की। एक्सचेंज लॉस कितना है? 1 लाख रुपए का। तो बेटा उस केस में आपकी एसेट्स की वैल्यू कितनी मान ली जाएगी? 25 लाख मान ली जाएगी, और आप इसी के हिसाब से 25 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे। तो ये 2 ऑप्शन है, ठीक है। उन्होंने तो सीधा ही कैपिटलाइज कर दिया। चलिए तो पढ़ते हैं हम आंसर को। As per AS 11, the effect of change in foreign exchange rate, exchange difference arising on reporting an enterprise's monetary item at the rate different from those which they were initially recorded during the period should be recognized as income or expense in the period in which they arise. Prima facie तो ये है इसका आंसर। Thus, exchange difference arising on repayment of liability incurred for the purpose of acquiring fixed assets will be recognized as income or expense। ठीक है, तो income और expenses से मानना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि आपने आजा भैया लोन कितना लिया भाई? $47 का, और $47 के हिसाब से ₹2.5 का लॉस है, तो 1 लाख का लॉस है। वो इंक्लूडिंग करंट ईयर पेमेंट भी करना है ना आपको, फर्स्ट ईयर के एंड में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सचेंज लॉस ऑन पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो 1 लाख रुपए जो है, सो देयरफॉर एंटायर लॉस ऑन एक्सचेंज डिफरेंस 1 लाख शुड बी चार्ज टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, नीचे एक नोट लिखा हुआ है, the above answer has been given on the basis that the company has not availed the option for capitalization of exchange difference as per para 46A of AS 11। ये इस बेस पे आंसर है। लेकिन अगर आप 46A को अडॉप्ट कर देखो, इंस्टीट्यूट ने भी आंसर दिया है। However, as per para 46A of the standard, the exchange difference arising on reporting of long-term foreign currency monetary item at the rate different from those on which they were initially recorded, यानी कि जब लोन लिया था तब और रिपोर्टिंग डेट, दोनों डेट में अगर एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, if so far as relate to the acquisition of depreciable capital assets के लिए आपने लोन लिया है, it can be added or deducted from the cost of assets। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है, अगर लॉस आ रहा है एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करो, प्रॉफिट आ रहा है तो उसको एसेट्स की कॉस्ट में से माइनस करो, एंड शुड बी डेप्रिशिएट ओवर द बैलेंस लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, accordingly in the opportunity case limited opt for capitalization for exchange difference, then the entire amount of the exchange difference 1 lakh will be capitalized to equipment account। तो वहां आप जोड़ दें इसको, the capitalized exchange difference will be depreciated over the useful life। cost है 24 लाख, exchange loss है 1 लाख। ठीक है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट मानी जाएगी रिपोर्टिंग डेट को कितनी मानी जाएगी सर? वो मानी जाएगी हमारी 25 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमारा काम हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है। अरे सर ऐसे क्या कर रहे हो? होमवर्क बिल्कुल है नालायकों। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे बढ़िया और इससे बड़े क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं जब मैंने आपको ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ाया है। तो नहीं पढ़ा है तो उसमें फॉरेन ब्रांच वाला जो टॉपिक है वो आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ इससे बड़े बड़े और बड़े बड़े क्वेश्चन। ये भी अच्छा है वैसे, इसको आप होमवर्क में करेंगे, पर उसको करेंगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए भी बढ़े हम लोग आगे। हाँ सर, ओके, क्वेश्चन को ऊपर ले ले थोड़ा। अच्छा, ये तो सॉल्यूशन चालू हो गया, फाइन। Rao Limited purchase a plant of $1 lakh on 1st of Feb 16 payable after 3 months। अब आए देखो, आपको टाइम पीरियड बताया 3 महीने बाद ही आपको पेमेंट करना है। कंपनी एंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन के लिए, हेजिंग के लिए। सर हेजिंग के लिए ना, एसेट्स खरीदी है, समझा करो। कितने टाइम के लिए है? फॉर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 49.15। एक्सचेंज रेट पर डॉलर ऑन 1 फेब, यानी कि 1 फेब को जब आपने खरीदा तो 48.85 था। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ राव? अरे सर बड़ा सिंपल है, देखो भाई ऐसा है कि जब आपने लोन लिया तब रेट था 48.85, और देखिए ये स्पोर्ट रेट था। ठीक है बेटा, ये स्पोर्ट रेट था उस दिन का।
लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने में किया है सर? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 49.15। 49.15 माइनस 48.85। देखो बेटा आपने कितना प्रीमियम चुकाया है सर? हमने 0.3 का प्रीमियम चुकाया है $1,00,000 पे, यानी कि सर टोटल लॉस है 30,000 रुपए का है। अब कॉन्ट्रैक्ट किया कब सर? 1 फरवरी को। कितने महीने के लिए? 3 महीने। क्या तीनों महीने करंट ईयर में आएंगे सर? द आंसर इज नो। 3 महीने में सर सिर्फ 2 महीने तो करंट ईयर में आएंगे, फरवरी और मार्च। तो भाई 30,000 इट इज द लॉस फॉर 3 मंथ। सो प्रोपोर्शनेट लॉस फॉर 2 मंथ 20,000। इस साल रिकॉर्ड करें, बचा हुआ 10,000 अगले साल, यानी कि अप्रैल वाला लॉस नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटा देखिए 30 पैसा 1 लाख में टोटल लॉस कितना निकाला? 30,000 निकाला। अब क्या लिखा हुआ है? 2 मंथ आना चाहिए। 2 मंथ फॉलोइंग इन द ईयर 16-17 देयर द लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड 20,000, रेस्ट 10,000 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉलोइंग ईयर। ठीक है बेटा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे सर, लेकिन कब रिकॉर्ड करेंगे सर? इसको हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहां तक का हमारा काम हो गया। हाँ सर बिल्कुल हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए बॉट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ फॉर 1 लाख। ठीक है, ऑन 1 दिसंबर व्हेन $1 इज 47.1 में लिया है, जबकि एक्सचेंज रेट कितना है? 47.2 है। ऑन 31, ये तो 1 दिसंबर को आपने 31 दिसंबर को व्हेन ही क्लोज द हिज बुक्स एक्सचेंज इज 47.15। On 31st January, he decided to sell the contract for 47.18 per dollar. Show how the profit from contract will be recognized. तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आप ये बताओ, ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको हेजिंग पर्पस के लिए लगता है या स्पेकुलेशन के लिए लगता है? वीडियो रोक के पढ़ो। पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। अगर पढ़ लिया तो आप पुराने क्वेश्चन से कंपेयर करो। देखिए लास्ट क्वेश्चन में है ना, आपने प्लांट लिया था, उसके लिए आपने लोन लिया था, इसलिए वो हेजिंग पर्पस के लिए था। यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं, यहाँ तो ऐसे ही लिया है। इसका मतलब ये स्पेकुलेशन पर्पस के लिए है। तो मैंने आपसे कहा था स्पेकुलेशन का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं? जिस रेट में आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, देखिए आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था 47.10, 47 रुपये 10 पैसे। भले ही उस दिन स्पॉट रेट कितना था 47.2, पर ये मेरे काम का नहीं है भैया। मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट कितने में खरीदा है? 47.10 में खरीदा है। 31 मार्च को 47.15, ये भी मेरे काम का नहीं। आप तो ये बताओ बेचा कितने में फाइनल? सर हमने बेचा है 47.18, 47 रुपये 18 पैसे, 47 रुपये 10 पैसे, 8 पैसे का प्रॉफिट है। और 8 पैसे का प्रॉफिट है, हाँ सर बिल्कुल है। कितने पे? 1 लाख पे। ठीक है, तो उसको आप रिकॉर्ड कर लो। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे P&L अकाउंट के अंदर। ठीक है सर, देखते हैं आप बोल रहे हो तो। देखो भाई थ्योरी पढ़ा के बताऊं, देखो लिखा हुआ है, सिंस द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज स्पेकुलेटेड पर्पस the premium on contract, that means difference between the spot rate and contract rate, will not be recorded in the books. Only when the contract is sold, difference between the contract rate and sale rate will be recorded in the P&L. सीधा सट हिसाब है, बेचा कितने में, खरीदा कितने में, प्रॉफिट हो रहा है। टोटल प्रॉफिट 8,000 का, अरे सीटी मत बजाओ भाई, है ना, तो कहाँ जाएगा? ये P&L में चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये काम हमारा हो गया, वो P&L में जाएगा आपका। चलिए फिर तो ये तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, डिस्क्लोजर हम पढ़ चुके हैं, FCMI TDA में आपको थ्योरेटिकल में पढ़ा चुका। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। A limited purchase of fixed assets for ₹3,000 lakh. Same was financed by foreign currency payable in 3 annual installment. कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है, पता है कि ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं। अरे सर ऐसे क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बेटा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 की कॉपी है, जो आज ही इस क्लास में मैंने कराया है। अगर आपके दिमाग के सिग्नल ने वो क्वेश्चन नहीं पकड़ा है तो जाके इलस्ट्रेशन नंबर 2 को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, एसेट्स एंड लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन ब्रांच, कौन सी? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है जी, ठीक है। आर ट्रांसलेटेड इनटू इंडियन रुपीज एट द रेट ऑफ एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर। ओहो हो, ये क्या कर डाला?
ये बोल रहा है इंटीग्रल ब्रांच का केस है और हमने सारा ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग डेट यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उस पर एक्सचेंज पे कन्वर्ट कर डाला। बढ़िया करा सर। अब क्या पूछने आए हो? द रिजल्टेंट एक्सचेंज डिफरेंस इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस ऑफ प्रॉफिट क्या लिखा है भाई? केस ऑफ प्रॉफिट इज कैरिड टू अदर लायबिलिटी। बढ़िया करा। एंड लॉस, लायबिलिटी अकाउंट एंड लॉस, चार्ज टू रेवेन्यू। कमेंट, चलिए कमेंट तो खैर में हम पढ़ ही देंगे, बड़े फेमस है आजकल कमेंट तो वैसे ही, पर एक चीज आप समझिए, आपको उसको पहले पूरी रूलिंग समझानी पड़ेगी। रूलिंग कैसे कि सर अगर नॉन इंटीग्रल ब्रांच है तो नॉन इंटीग्रल ब्रांच का मतलब ये होता है कि हमने हमारे बिजनेस का एक्सपांशन किया है ना, वो हमारे लिए इंटीग्रल ब्रांच है। ठीक है, तो इंटीग्रल ब्रांच इसलिए है क्योंकि हमने बिजनेस का एक्सपांशन किया है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन यही मान के रिकॉर्ड किए जाते हैं कि वो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस ने किए हैं। तो जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसी दिन का जो एक्सचेंज रेट है वो यूज करके हमको ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करना चाहिए था। ठीक है, हालांकि देखिए सब में पॉसिबल नहीं होता, तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो परचेज एंड सेल और जो इनकम एंड एक्सपेंस वाले आइटम हैं उनके लिए एवरेज रेट ले लेते हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए, इनके लिए हम लोग क्लोजिंग रेट ले लेते हैं। ठीक है, फिक्स एसेट्स के लिए हम वो रेट लेते हैं, फिक्स एसेट्स के लिए हम वो रेट लेते हैं जो डेट ऑफ परचेज की हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आता है वो हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर ले जाते हैं। ये रूल्स हैं रिगार्डेड विद द इंटीग्रल ब्रांच। ठीक है, तो ये पूरी राम कथा हमको इसमें समझानी है। अब देखो, चलिए बच्चों, सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द IFO, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच, should be translated using the principle and the procedure described as AS11. The individual item in the financial statement of a foreign operation are transferred as if all the transaction had been entered into by the reporting enterprises itself. ये मान के करो कि सब कुछ तुमने ही किया है। ठीक है सर। Individual item in the financial statement of foreign operation are translated as the actual rate on the date of transaction. For practical reason, a rate that approximate the actual rate on the date of transaction is often used. For example, an average rate, है ना। तो जो मैं आपको बता रहा था प्रैक्टिकली हम काम में लेते हैं, for a week or month may be used for all the transaction in each foreign currency during the period. The foreign currency monetary item जो होते हैं, for example cash receivable, should be reported using the closing rate at the each balance sheet date. तो current assets, current liabilities इसमें आ गए। नॉन मॉनेटरी आइटम, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर विच आर कैरिड। अब हालांकि आपके माइंड में डाउट है कि बोले सर इन्वेंट्री को तो आप अभी तो आपने बोला कि करंट एसेट्स को क्लोजिंग रेट पे लेते हैं। हाँ बेटा, प्रैक्टिकली बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। लेकिन क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री है हमारा एक तरह का नॉन मॉनेटरी आइटम, वैल्यू बदल जाती है। इन स्पाइट ऑफ दैट प्रैक्टिकली इसको क्लोजिंग, क्योंकि जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन की रेट तो क्लोजिंग रेट ही है ना, तो इसलिए दोनों जगह आ रहा है। which are carried in term of historical cost denominated in foreign currency should be reported using the exchange date at the date of transaction. तो फिक्स एसेट्स के लिए आप वही रेट यूज करेंगे जिस दिन आपने फिक्स एसेट्स खरीदा है, उस दिन की रेट लाओ। Thus, the cost and the depreciation of tangible fixed assets translated using the exchange rate at the date of purchase of the assets if it is carried at the cost. देखिए मैंने आपको ये जब मैंने फॉरेन ब्रांच पढ़ाया था तो भी मैंने आपको बताया था, जब आप फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट करते हैं तो जो रेट आपने अपने फिक्स एसेट्स के लिए लगाया है बिल्कुल वही रेट आपको डेप्रेशन को कन्वर्ट करने में भी लगाना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, भले ब्रांच इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल है। If the fixed assets is carried at the fair value, translation should be done using the rate existing on the date of valuation. तो अगर आप फेयर वैल्यू भी दिखा रहे थे तो वैल्यूएशन डेट की आप रेट ले। The cost of inventory is translated on the exchange rate that exists when the cost of inventory was incurred, and the realizable value is translated applying exchange rate when realizable value is determined, which is generally closing rate. तो मैं आपको बोल रहा था ना बेटा, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम क्लोजिंग रेट पे ही काम में लेते हैं, क्योंकि उधर अगर आप करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी पे जाओगे तो उधर भी हालांकि क्लोजिंग रेट ही चलती है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की हम रेट इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका वैल्यूएशन हम क्लोजिंग रेट पे करते हैं। तो उस दिन की जो डेट है 31 मार्च की, वो क्लोजिंग रेट ही मानी जाएगी। ठीक है,
Exchange difference arising on the translation of the financial statement of integral foreign operation should be charged to P&L or loss. जो भी डिफरेंस आएगा P&L में जाएगा. Exchange difference arising on the translation of the financial statement of foreign operation may be have tax effect which should be as per AS22. तो इसमें जो टैक्स इफेक्ट आता है वो AS22 में जाता है और AS22 आपके सिलेबस में नहीं है. Thus, the treatment by the management of translating all the assets and liability, income and expenditure in respect of foreign branch at the prevailing rate in the year, and also the treatment of resultant exchange difference is not in consonance with AS11. तो भाई मैनेजमेंट ने ये जो काम किया है ये हमारे AS11 के हिसाब से नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये हमने हमारा जो स्टडी मैट था वो स्टडी मैट कर लिया है कंप्लीट. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे. चलिए बच्चों, अब हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा वो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन है, आईसीआई का जो हमारा प्रैक्टिस मैनुअल आता है उसके. ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मॉनेटरी आइटम एज पर AS11. ठीक है, मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं सर? मॉनेटरी आइटम वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती. कैश, रिसीवेबल, पेबल, ये होते हैं मॉनेटरी आइटम. ठीक है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है. And how are the foreign currency monetary item should be recognized at each balance sheet date? सर क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे करते हैं, पता है हमको, पढ़ा है हमने. क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी. चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हम पहले भी आपको थोड़ा देखा नजर आएगा. इसमें ना ये जो आपका है ये मॉनेटरी आइटम है, बाकी तो ये सारे क्या हैं, ये तीनों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये हैं नॉन मॉनेटरिंग आइटम. ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट. नाउ एज पर AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज. देखो जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखें ना तो AS की रेफरेंस जरूर दें, है ना, इसके नंबर होते हैं, मैं आपको बताता हूँ. सो एज पर AS11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी आइटम आर मनी हेल्ड and assets and liability to be received or paid in fixed or determinable amount or money. यानी कि जो फिक्स रहते हैं, जिनको बदलने की जरूरत नहीं है. Foreign currency monetary item should be reported using the closing rate at the each balance sheet date. However, in certain circumstances, closing rate may not reflect the reasonable accuracy. अगर आपको लग रहा है कि closing rate सही इफेक्ट नहीं दिखाएगी, the amount in reporting currency that is likely to be realized from or required to disburse. यानी कि भाई फाइनल में डेटर से जो पैसा मिलने वाला है या क्रेडिटर को जो हम पैसा देंगे वो कुछ अलग ही होगा, और क्लोजिंग रेट एक्चुअल में सही कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है. A foreign currency monetary item at the balance sheet date, in such circumstances the relevant monetary item should be reported in the reporting currency at the amount which is likely to be realized or required to disburse. तो ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जैसे डेटर है ना, डेटर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि यार जो क्लोजिंग रेट आज चल रही है उस पर नहीं मिलेंगे, डेटर तो हमको कम ही मिलेंगे, तो फिर आप उसी वैल्यू पे शो करो ना रिपोर्टिंग कंट्री में जिस वैल्यू पे आपको डेटर रिकवर होने वाला है. ठीक है, ये एक्चुअल में एक्सेप्शनल केस है, नॉर्मल केस तो वही आपको क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना चाहिए. ठीक है, और फिर आपके 4 एग्जाम्पल, एक मॉनेटरी, 3 नॉन मॉनेटरी. चलो जी हटाओ आगे. देखो बेटा, BK लिमिटेड परचेज फिक्स एसेट्स कॉस्ट 5000 लाख है. 1 अप्रैल 12 पेबल इन फॉरेन करेंसी ऑन 5 अप्रैल 13. अच्छा, मतलब अगले साल पेमेंट करोगे आप. एक्सचेंज रेट जो है 50 और 54.98 है, ईयर के स्टार्टिंग में और ईयर के एंड में. ठीक है, द कंपनी ऑब्टेन सॉफ्ट लोन ऑफ $1 lakh on 1 अप्रैल 12 पेबल इन 3 annual equal installment. First installment due on 1st May. You are required to state that how this transaction would be accounted for in the books of at the year ending. चलो जी समझते हैं इसको. देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो अभी समझो कि आपने जो लोन लिया वो लोन लिया कितना है, उसके बाद ही तो हम काम करेंगे ना, जो भी करेंगे. हमने लोन लिया है 5000 लाख का, और शायद जिस दिन लिया उस दिन कितना 50 रुपये रेट चल रहा है. हाँ सर, 50 रुपये रेट चल रहा है. तो आपने जो लोन लिया है वो लोन कितने का लिया है, वो आपने लिया है लोन $100 लाख, ये लोन आपने लिया. बढ़िया कह रहा हूं. लेकिन अब जब रिपोर्टिंग डेट आई
तो करेंसी का भाव कितना है, 54.98 है ना, ऐसे ही याद आ रहा है मेरे को। हाँ सर, ये 4.98 है, ठीक है। तो भाई 54.98 पहुंच गया, जबकि आपने तो जब लोन लिया था तब मामला 50 का था। तो क्या करें सर, तो बेटा हमें क्या करना है, हमें ये लॉस का ट्रीटमेंट देना है। सर लॉस कितना आ रहा है, सर लॉस आ रहा है हमारा 4.98 का, ठीक है। अब इसमें देखिए क्योंकि लोन आपने डेप्रेसिबल एसेट्स के लिए लिया, तो मैं दोनों आंसर आपको बताता हूँ। अगर आप 46A को अप्लाई करोगे तो इसे एसेट्स की कॉस्ट में प्लस कर दो। अगर आप 46A अप्लाई करोगे, नहीं अप्लाई करोगे तो ले जाओ ट्रांसफर टू, कंपनी का केस है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। चलिए अब मैं आपको पहला पार्ट चूज कर, क्योंकि दो पार्ट है ना। क्योंकि पहला तो हमने करा एसेट्स का, है ना, दूसरा एक लोन का अलग करेंगे अभी हम लोग। तो इसमें मेरे पास है एज पर AS 11 द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम और ऑन रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस मॉनेटरी आइटम एट रेट different from those at which they were initially recorded during the period or reported in the previous financial year should be recognized as income or expense in the period in which they arise, ठीक है। However, Ministry of Corporate Affairs recently amended the AS 11 with a notification, and as per the notification, exchange difference arising reporting on a long-term foreign currency monetary item at the rate different from those which were initially recorded report in the previous financial year insofar as related to the acquisition of depreciable capital assets can be added or deducted from cost of assets। तो भैया इसमें जो प्रवचन लिखा हुआ है वो यही बोल रहा है, 46 से अप्लाई करेंगे तो कॉस्ट में ऐड कर दो, अप्लाई नहीं करेंगे तो ट्रांसफर टू P&L कर दो, है ना। क्योंकि आपको फॉरेन जो आपने करेंसी में एसेट्स खरीदा है उस एसेट्स को खरीदने से ये लॉस हो रहा है। The MC is given an option for the enterprises to capitalize the exchange difference arising on reporting long term, ठीक है, till 31st March 20 है वैसे तो ये। Thus the company can capitalize the exchange difference arising on the long term। देखिए इसमें आप समझिए, चलिए तो ये लॉस आ रहा है आपको 498 का, क्या करा, लॉस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस अमाउंट 498 लाख विल बी कैपिटलाइज्ड एंड एडेड इन द कैरी, ऐड कर दिया आपने, तो ऐड कर दिया मतलब 46A मान लिया। देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी तो पर्सनल सलाह ये है, जब तक नहीं लिखा रहे 46A मत मानना। आप तो मानना वी डोंट अप्लाई 46A, है ना। और वो बोल दे आगे कि नहीं 46A अप्लाई करो तो, और इससे बढ़िया आंसर मैं आपको और बता दूं, आप तो विदाउट 46A बिना अप्लाई किए, यानी कि इस एक्सचेंज डिफरेंस को P&L में डाल दो, ये इसका आंसर है, ठीक है। नीचे वहां एक नोट भी लगाओ, इफ वी अप्लाई 46A then this amount will be added in the cost of assets, ठीक है, दोनों काम हो जाते हैं। Depreciation on the unabated amount will be provided in the remaining year, ठीक है। वैसे इसने कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए ऐसे, अच्छा तो ट्रांजेक्शन 2 आ गया, देखो ये नीचे दिया हुआ बेटा आपके पास। The above answer is given on the basis that the company has availed the option under 46A, पर ये क्योंकि PM पुराना भी है, जब 46A चला करता था, ठीक है, तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर नहीं दिया रहे तो फिर आप नहीं करना, ठीक है, 46A के लिए। चलिए अगला हमारा है कि आपने क्या करा, एक लोन लिया है $1 लाख का 1 अप्रैल 12 को, पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुका है आपका। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द ईयर। देखो अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने लोन से रिलेटेड इक्वेशन पहले भी किया हुआ था, हालांकि इक्वेशन थोड़ा सा अलग है। अब क्योंकि आपने 46A किया ही है तो चलिए अब मैं इसको करा ही देता हूँ। देखिए हम लोग जब बात करते हैं बेटा 46A की, तो मैंने आपसे बात करी थी कि लोन या तो डेप्रेसिबल एसेट्स के लिए होता है, नॉन डेप्रेसिबल एसेट्स के लिए। क्योंकि सॉफ्ट लोन हमारे पास अभी लिखा हुआ है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो लोन है ये लोन लिया गया है आपके पास नॉन डेप्रेसिबल फिक्स एसेट्स के लिए। अब अगर आप 46A अप्लाई करते हो तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा है। जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है उसको आप FCMITD जो रिजर्व हमारा है उस रिजर्व में डाल दें। अच्छा सर एंट्री क्या करें, तो बड़ा एंट्री आप जो करेंगे वो एंट्री होगी हमारी FCMITA रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आपका आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वो निकालते कितना डिफरेंस आ रहा है।
और फिर उसको P&L में ले जाएंगे तो P&L अकाउंट डेबिट टू FCMIT रिजर्व। 3 साल का है तो जो भी लॉस आएगा उसमें 3 का डिवाइड लगा के हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। देखिए बेटा आपके पास ट्रांसफर टू सॉफ्ट लोन, एक्सचेंज रेट जो है 50 के हिसाब से है, लेकिन लोन की वैल्यू जो मार्च 13 यानी कि ईयर एंड में वो कितनी हो गई 54,98, तो 4,98 का लॉस हो रहा है। AS11 also provide that in case of a liability designated as a long-term foreign currency monetary item, that means having a term of 12 months or more at the time of the exchange difference is to be accumulated in FCMIT DB और लगा दो foreign currency monetary item translation difference and should be write off over the useful life of the long-term liability by recognizing as income or expense in each such period, है ना। टुकड़ों में ले जाएंगे P&L में, इनकम या एक्सपेंस जो भी होगा। अब यहाँ देखिए हमारा एक्सचेंज डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है सर, वो आ रहा है 4.98। अब लोन हमारा कितना है 3 साल का है, 1.66 आ रहा है, तो 1.66 को आपको ट्रांसफर करना चाहिए। सो लोन अकाउंट इंक्रीज बाय 54 इंक्रीज टू है भाई 50 लाख का लोन तो पहले रिकॉर्ड कर लिया, 4.98 का और रिकॉर्ड करो एंट्री, मैंने आपको बता रखी है FCMITD अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन अकाउंट 4.98। तो ये बोल रहा है इंक्रीज FCMITD account will be debited by 4.98 since the loan is repayable in 3 equal installment। 3 का डिवाइड लगाया 1.66, it should be charged to P&L each year from 31st March 13। और जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा। अब आप देखो आपका लॉस है, तो लॉस वैसे तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आते हैं, लेकिन ये जो FCMITD है ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा एज ए नेगेटिव बैलेंस। So FCMITD 4.98 minus 1.66 बैलेंस बचा 3.32 is to be shown to the equity and liability side of the balance sheet at a negative figure under the head reserve and surplus, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर जो हमने 46A के हिसाब से दिया है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग लिमिटेड परचेज अ प्लांट $20,000 31 दिसंबर 11 को लिया है, पेबल आफ्टर 4 मंथ। वैसे तो ये भी क्वेश्चन एक बार प्लीज आप ट्राई करके देखो, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको, ठीक है। 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितने में लिया आपने 48.85 में, है ना। तब एक्सचेंज रेट कितनी है 47.5 है, तो भाई 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है 47.5 और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ₹1.35 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 27,000 का लॉस है। 27,000 का लॉस तो 4 महीने का है ना। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज ऑन 31st March 12, 4 महीने का, इस बार तो 3 महीने का आएगा। 27,000 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 20250 का तो इस साल रिकॉर्ड करो 3 महीने का, बचा हुआ 1 महीने का अगले साल रिकॉर्ड कर लेना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको। अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है। ओ गुड्स परचेज ऑन 1 जनवरी 11, ठीक है। कितने खरीदा है सर, हमने खरीदा है ये $10,000 का, ठीक है। और जब हमने खरीदा है तो कितने में खरीदा 45, ठीक है। एक्सचेंज रेट 31 मार्च 11 को कितनी होगी, ओ 44। ऐसी किस्मत तो कभी कभी होती है। देखो समझना बेटा, $10,000 है, एक्सचेंज रेट कम हो गया। अब आपने तो समझो गुड्स परचेज किया था ना, तो गुड्स परचेज किया था, पैसे देने थे अपने को, तो अपने को 40 को 44 से देना पड़ेगा, यानी कि $1 पर डॉलर का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट 10,000। देखो सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग डेट है यानी कि 1 जनवरी 11, उस दिन तो रिकॉर्डिंग 45 मल्टीप्लाई बाय 10,000 पे होगी, ठीक है। 31 मार्च को क्योंकि $1 सस्ता हो गया पर डॉलर, तो $10,000 का प्रॉफिट रिकॉर्ड करो P&L में। पेमेंट के दिन डॉलर और गिर गया, 44 का 43 रह गया, $1 और फायदा, $1 और फायदा, तो ये $1 P&L में रिकॉर्ड करेंगे। $10,000 से मल्टीप्लाई करके $10,000 को रिकॉर्ड करेंगे 7 जुलाई 11 को, ठीक है भाई। चलिए देखो जी क्या बोल रही है महाराज। अच्छा ये तो जैसे वो फर्स्ट वाला था जो मैंने आपको बताया था, है ना, टोटल 27,000 का लॉस, ये 3 महीने का लॉस, ठीक है बेटा। और बोल रहा है कि जो बैलेंस लॉस है वो नेक्स्ट ईयर में ले जाना आप अप्रैल 12 में। और अभी वाला जो है सेकंड पार्ट, एज पर AS 11 द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। दस गुड्स परचेज, जब आपने जनवरी 11 में खरीदा, कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिटर वुड रिकॉर्डेड एट 4,50,000। गुड्स परचेज किया, परचेज टू क्रेडिटर 4.5 लाख पे। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड एट द बैलेंस शीट डेट ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन
शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। नाउ द क्रेडिटर जो हमारे थे $10,000 के विल बी रिपोर्टेड कितने पे होंगे, 440 पे होंगे, 45 की जगह 44 रह गया। सो एक्सचेंज प्रॉफिट 10,000 शुड बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट इन द ईयर 10-11। फिर आगे ऑन 7th of July 11 क्रेडिटर ऑफ 10,000 इज पेड 43, 44 का भी 43 पे पेड करा, 10,000 का और प्रॉफिट। Exchange difference on settlement of the account should be transferred to P&L. Therefore, 10,000 will be credited to P&L in the financial year 11-12. ठीक है बेटा, चलो भाई, तो हम लोग जो है यहां तक भी पहुंच गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ सर, बढ़ो आगे। सनशाइन कंपनी लिमिटेड इंपोर्ट रॉ मेटेरियल वर्थ $9,000। ये रॉ मेटेरियल आपने मंगाया, एक्सचेंज रेट 44 है, ट्रांजेक्शन वाज रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑन द अबव मेंशन्ड डेट। ठीक है, द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन वाज मेड ऑन 10th April व्हेन द एक्सचेंज रेट इज 48 per dollar, at the year ending rate is 49. The chief accountant of the company passed entry on 31st March 11 adjusting the cost of raw material consumed and the difference amount जो है ना, ओ क्या करा इसने, देखिए इसने क्या करा कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, देखिए तरीका तो ये, जैसे भी हमने पिछला क्वेश्चन करा क्रेडिटर वाला, आपका जो भी लॉस आ रहा है बेटा वो ट्रांसफर टू P&L होना चाहिए, लेकिन आपने ट्रांसफर टू P&L नहीं किया। अच्छा, तो फिर क्या हो गया, तो फिर आपने क्या करा सर, आपने तो उसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से कम कर दिया। कितना गजब का चीफ अकाउंटेंट है, वेरी गुड। तो हम इसको बताएंगे करना क्या चाहिए, समझना। आपने जब गुड्स खरीदा तब रिकॉर्डिंग की 44 पे, ठीक है। अब आ जाओ आप 31st मार्च को मामला कहाँ पहुंच गया, 49, तो ₹5 पर डॉलर जो है वो लॉस आपको रिकॉर्ड कर देना चाहिए था P&L अकाउंट के अंदर। लेकिन जब आपने 10th of April को पेमेंट किया बेटा, तो देखो अब आप 49 से 48 पे आ गए, है ना, ₹1 आप कम हो गया। तो ₹1 पर डॉलर, जितने भी हमारे डॉलर हैं उसे मल्टीप्लाई करके जो प्रॉफिट आएगा उसे P&L में क्रेडिट किया जाएगा। तो चीफ अकाउंटेंट साहब ने जो काम किया है वो गलत किया है, ठीक है। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग आपने कर लिया ना, मैं ट्रीटमेंट से पढ़ रहा हूं। एज पर पैरा 11 ऑफ द स्टैंडर्ड द बैलेंस शीट सच ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड द क्लोजिंग एक्सचेंजेस, तो बोल रहा है वैल्यूएशन जो है 49 पे होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट मेड फॉर द सेम सब्सिक्वेंटली लोअर इट इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। द डिफरेंस जो है ₹5 का 45,000 शोन एज द एक्सचेंज लॉस इन द P&L अकाउंट। तो जैसा कि मैंने आपको बोला एक्सचेंज लॉस को रिकॉर्ड कर ले एंड विल नॉट एडजस्ट अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, तो गलत काम नहीं करें। फिर आगे क्या है, जब एक्चुअल पेमेंट किया तो क्या वो डॉलर सस्ता हो गया, 48 रह गया। In the subsequent year on the settlement date, the company would recognize or provided in the P&L account exchange gain per dollar. Difference from the balance sheet date to the date of settlement, यानी कि 49 से 48 रह गया, 9,000. Hence, accounting treatment adopted by chief accountant of the company is incorrect. That means it is not according to the provision of AS 11. ठीक है बच्चों, चलिए तो ये काम भी हमारा हो गया। फिर हम और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। Y bought a forward contract for 3 months for $2 lakh on 1st December 10, ठीक है। 1st दिसंबर को ये 44.1, when the exchange rate कितना था 43.9, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है, स्पॉट रेट 43.9 है, आपने खरीदा कितने में 44.10 में, ठीक है। When books closed 31st March को तब रेट है 44.2, on 31st December 11 it decided to sell the contract for 44.3. Show how the profit on contract will be recognized in book of the X. मजे की बात ये है कि आपने क्वेश्चन कर रखा है, वीडियो को पॉज करें, आंसर पढ़ें और फिर वीडियो देखें, ठीक है। तो बच्चों अब अगर आप इसका आंसर देखना चाहें, देखिए तो पहले तो आप ये समझिए, आपने जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या ये हेजिंग के लिए है या स्पेकुलेशन के लिए। अगर हेजिंग के लिए होता ना तो लिखा रहता कि हमने कुछ एसेट्स वगैरह खरीदी उसके लिए लोन लिया है, लेकिन ये तो क्लियर कट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और बेच दिया। स्पेकुलेशन है, सिंपल सी बात है। खरीदा कितने में सर, ₹44.10 में। बेचा कितने में भैया, ₹44.30 में। 20 पैसे का प्रॉफिट है, $2 लाख है, $2 लाख को 20 पैसे से करो, 40,000 का प्रॉफिट P&L में ले जाओ। सिंपल, देखो 20 पैसे का प्रॉफिट है, $2 लाख पे, तो 40,000 का प्रॉफिट P&L में आप ले जा सकते हैं इजीली, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन वैसे आपका किया हुआ है,
इसको भी चाहे तो आप करके देखें, नहीं तो फिर वीडियो तो देख ही रहे हैं आप। स्टीम लिमिटेड परचेज अ प्लांट, $30,000 का खरीदा है। कब? 30 नवंबर 2013 को। आफ्टर 6 मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल, मई 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है भैया। 4 महीने इस साल आएंगे, 2 महीने अगले साल आएंगे। सुन लेना कान खोल के, ठीक है। कंपनी इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 मंथ फॉर 62.15 व्हेन द एक्सचेंज रेट इज 60 रुपीज 75 पैसा। 62.15 में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। उस दिन स्पॉट रेट कितना है सर? 60 रुपये 75 पैसे। कितना प्रीमियम दिया है? 1.4 का प्रीमियम दिया है। $30,000 पे टोटल प्रीमियम आपने 42,000 का दिया है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। करंट ईयर में तो 4 महीने है। 42,000 में से 28,000 का लॉस इस साल रिकॉर्ड करो और बचा हुआ लॉस फिर अगले साल रिकॉर्ड कर देना, है ना। ऐसी भी क्या जल्दी है? हाँ सर। अरे मोबाइल भैया आप कहाँ जा रहे हैं बार बार? इधर से उधर, उधर से उधर। देखो जी, ये आपका टोटल 42,000 का लॉस 6 महीने का। 28 का लॉस तो इस साल रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो 28 का लॉस है इस साल, तो बाकी बचा हुआ है ना, वो अगले साल आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 11 एज ऑन 31 मार्च 15। चलिए, सन्ड्री डेटर इंक्लूड अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश से लेने 5 लाख रुपए, रिकॉर्डेड द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द सेल्स। ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डेड है 58.5 पे, ठीक है। पैसे लेने से इस रेट पे हम रिकॉर्ड करते हैं। और एक मिनट आगे है लोन, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम US कंपनी। अच्छा, आपने लोन भी लिया है 60 लाख रुपए का। इट वॉज रिकॉर्डेड एट 55.6 टेकिंग एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन $, 31 मार्च को कितना है? 61.2 का है, ठीक है भाई। दो चीजें करी देखिए, एक तो बात करें अगर हम लोग हमारे मॉनेटरी आइटम को लेके, डेटर्स को लेके, डेटर्स रिकॉर्ड है 58.5 पे, लेकिन अब क्लोजिंग में रेट कितनी हो गई है? 61.2। तो फायदा हो गया यार आपको। 61.2 आप लेंगे, है ना, जबकि आपने डेटर रिकॉर्ड कितने में किया था सर? 58.5 पे किया था। 2.7, तो भैया 2.7 हमारे पास जो है एक्सचेंज गेन है। और इसमें हम डॉलर में इसको कन्वर्ट करें ना, तो अगर हम देखें 2.7, चलिए, तो ये प्रॉफिट आ रहा है 23,076। ये हमने कैसे निकाला मैं आपको बता दूं, देखो समझना भाई। 5 लाख रुपए का है डेटर, ये बोल रहा है हमने इसको रिकॉर्ड कितने भी किया था? 58.5 पे, यानी कि कितने डॉलर का डेटर था बेटा? ये था लगभग $8547 का डेटर था। और अब हमें पर डॉलर कितना फायदा हो रहा था? $2.70 का, है ना। $2.70 भी हम निकाला था, तो 8547 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट, $2.70 का था, सिर्फ 70 पैसे का था? हाँ देख लेते हैं। 61.2 माइनस 58.5, $2 और 70 पैसे का था ये, ठीक है। और कितने डॉलर थे हमारे? 8547, 23,077 आ रहा है। ये प्रॉफिट हुआ सर, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। करंट एसेट से रिलेटेड प्रॉफिट है, आंख बंद करके कहाँ डाल दो? इट विल बी क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। बात ही हो गई खत्म, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई हमारे पास फर्स्ट, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन थोड़ी ना। ये देखिए पूरा काम इसमें लिखा हुआ है कि किस पे क्या करना चाहिए। तो ये देखिए आपके 23,077 ट्रीटमेंट क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो पहला ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया, ठीक है। फिर अगला है कि आपने एक लॉन्ग टर्म लोन लिया था $60,000 का, ठीक है। तो हमें पता नहीं किसके लिए लिया था, तो हम लोग इसको नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए मानेंगे। सर नॉन डेप्रिसिएबल 60 लाख का, अब देखो 60 लाख का आपने लोन लिया था, 60 लाख का लोन लिया था, तब लिया था 55 रुपये 60 पैसे का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है ना। तो भैया 60 लाख का लोन लिया था और तब डॉलर चलता था 55.60 का। तो यानी कि हमने जो लोन लिया था वो था अराउंड 10,791 मल्टीप्लाई बाय, अब वो एक्सचेंज डिफरेंस निकालें 61 रुपये 20 पैसा
माइनस 55.6 अगर मैं कर रहा हूं 61.2 माइनस 55.6 पैसा, तो बड़े तो आपने लोन लिया था तो एक्सचेंज लॉस हो गया कितना सर 5.6 का 5.6 का एक्सचेंज लॉस हो गया है। तो ये लॉस आ रहा है 6,04,316। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 6,04,316, तो अब ऐसा है कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आपका जो FCMITD रिजर्व है वहां आप ले जा सकते हैं, तो FCMITD अकाउंट डेबिट टू फॉरेन एक्सचेंज लोन, या तो वहां ले जाएं और या फिर आप चाहें तो उसको P&L अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। देखिए बेटा ये यहाँ पर ये कैलकुलेशन वैसे इन्होंने करी जो हम कर रहे थे, तो टोटल लॉस आ रहा है 6,04,317। तो बोला ट्रीटमेंट क्रेडिट द लोन अकाउंट एंड डेबिट द FCMITD, या तो आप ऐसे कर लो FCMITD अकाउंट डेबिट टू लोन, और फिर जितने टाइम का लोन है प्रोपोर्शनल हर साल P&L में लेते जाओ। और आप क्या कर सकते हो P&L अकाउंट बाय 6,04,317, चाहे तो पूरा का पूरा एक्सचेंज लॉस कहाँ डाल सकते हैं आप P&L अकाउंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा तो ये हमारा खत्म हो गया बस मामला। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने डिस्कस, मैंने इसलिए ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं AS 11 के, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली आप इसको कर सकें। मिलेंगे अगली क्लास में बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल, बाय बाय।